हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के जीके और जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले, ठीक है। और अगर क्लास की बात करें तो आज का क्लास जो है 24 है, ठीक है। और भी जो मैंने क्लासेस करवा रखे हुआ ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, ठीक है। इसलिए आप जरूर से जाके देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवा के रखे हैं, ठीक है। आप जाना, बिल्कुल देखना, और मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। और इसके साथ ही अगर बात करें मैथ के क्लास की, ठीक है, तो वह भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। गारंटी देता हूँ मजा आएगा, क्लास करने में बहुत मजा आएगा, इसलिए आप जाके जरूर से देख लेना, ठीक है। खास करके मैथ तो बिल्कुल देख लेना, ओके। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास जो है बहुत धमाकेदार होने वाला है, ठीक है। तो पहला प्रश्न, अजीत वाडेकर किस खेल से जुड़े हैं? अजीत वाडेकर इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? ऑप्शन क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, गोल्फ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिकेट। तो याद कर लीजिएगा अजीत वाडेकर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अजीत वाडेकर की बात करें वह किससे संबंधित है? क्रिकेट से। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ द मिडनाइट सन? ऑप्शन जापान, नॉर्वे, आयरलैंड, मलेशिया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्वे, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, अगर मध्य रात्रि के सूर्य का देश की बात करें तो नॉर्वे है, ठीक है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश क्या है? नॉर्वे है, ठीक है। एक तरह से कह सकते हो, अगर उपनाम की बात करें, ध्यान दीजिएगा, उपनाम, ठीक है। उपनाम से आपको संबंधित जो भी प्रश्न है उसको कर लेना है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक टॉपिक आपको मिल रहा है उपनाम, ठीक है। उपनाम, ठीक है, आप याद कर लेना, ठीक है। अगर पूरा उपनाम आप याद कर लिए तो पक्का बोलता हूँ कि इस अगर उससे संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो गारंटी आपका एक नंबर फिक्स है, ठीक है। मैं ये कहूँगा एक नंबर फिक्स है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? श्रीहरिकोटा इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। अगर श्रीहरिकोटा की बात करें तो वह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, याद कर लीजिएगा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्लियर। तो चलिए, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके नीचे जो है रेड बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। उसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि इससे जो भी हमारे नए वीडियोस उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, नोटिफिकेशन पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हो तो इसलिए जाके कर ही लेना, ओके। क्लियर। तो चलिए आगे क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। भारत में दिया जाने वाला वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? व्हाट इज द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ ब्रेवरी गिवन इन इंडिया? ऑप्शन पीवीसी, एमवीसी, एबीएसएम, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, पीवीसी, मतलब परमवीर चक्र। याद कर लीजिएगा, परमवीर चक्र की बात करें वह जो है भारत में अगर कहा जाए तो सर्वोच्च, ठीक है, वीरता पुरस्कार के तौर पे जाना जाता है, ठीक है, या दिया जाता है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, परमवीर चक्र। क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न, वंदे मातरम यह गीत किसने लिखा? वंदे मातरम, हु रोट दिस सॉन्ग? ओके। ऑप्शन इकबाल, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, अबू फजल, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। याद कर लीजिएगा, अगर वंदे मातरम की बात करें तो वह जो है किन के द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है या किससे लिया गया है, ठीक है। अगर बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करें, उनके द्वारा आखिर कौन सा पुस्तक या बुक की बात करें जो लिखा गया है जिसमें वंदे मातरम आपको देखने को मिलेगा? वह है आनंद मठ। याद कर लीजिएगा, आनंद मठ से जो है उसे उसी से जो है वंदे मातरम को लिया गया। क्लियर। तो अगर भारत की बात करें, ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, याद कर लीजिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो क्या है? वंदे मातरम ही है, ठीक है। क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? व्हाट इज काजीरंगा नॉन फॉर? ऑप्शन बाघ, चीता, शेर, राइनो। इट मीन्स राइनोसेरस जिसको बोलते हैं, उसी को राइनो यहाँ लिखा गया, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे काजीरंगा किससे संबंधित, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, राइनो। इट मीन्स राइनोसेरस। याद कर लीजिएगा, काजीरंगा जो है राइनोसेरस से संबंधित है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, काजीरंगा आखिर है कहाँ, ठीक है। तो काजीरंगा की बात करें तो काजीरंगा जो है असम में है। याद कर लीजिएगा, असम में काजीरंगा है। क्लियर, ठीक है। असम की राजधानी की बात करें तो दिसपुर, ठीक है। अगला प्रश्न, अजंता किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज अजंता लोकेटेड? ऑप्शन उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। तो अगर अजंता की बात करें तो अजंता किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। क्लियर। किस राज्य में है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी की बात करें तो मुंबई है। क्लियर। तो अगर क्लास अच्छा लग रहा है, ठीक है, मैं यही कहूँगा, अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो जाके लाइक करो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को यहाँ शेयर करो ताकि यहाँ बच्चे जुड़े, ठीक है। क्लास करने में और भी मज़ा आ जाएगा, ठीक है। इसलिए जाके पहले लाइक करो, कंजूसी बिल्कुल ही मत करना, ठीक है। जाके जल्दी से लाइक कर दो ताकि मोटिवेशन सब फील हो। क्लियर। चलिए, महाभारत किसने लिखा?
हु रोट द महाभारत? ऑप्शन वेद व्यास, वाल्मीकि, सूरदास, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए वेद व्यास। याद कर लीजिएगा, महाभारत की बात करें, ठीक है, तो महाभारत किनके द्वारा लिखा गया? वेद व्यास। क्लियर। अब रामायण की बात करें तो रामायण अगर पूछा जाए, ठीक है, वेद महाभारत तो खैर क्लियर है, अब इसी में रामायण पूछा जाए तो रामायण जो है वह वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, वाल्मीकि के द्वारा जो है रामायण को लिखा गया। क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस लोकेटेड? ऑप्शन हेग, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लंदन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। याद कर लीजिएगा, न्यूयॉर्क, ठीक है। तो यूएनए की बात करें, इट मीन्स यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, या तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो बोलिए, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। क्लियर। अब इसमें बात कर ले, एक काम कीजिएगा, आप हेड क्वार्टर से संबंधित ध्यान दीजिएगा, एक कॉपी लेना है आपको, वहाँ पे हेड क्वार्टर लिख देना है, ठीक है, और कौन सा संस्थान या ऑर्गेनाइजेशन की बात करें वह लिख देना, ठीक है, और सभी को, ठीक है, सबका हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है सबको नोट डाउन करके एक कॉपी में फेयर बना लो, ठीक है, और उसको एक बार याद कर लेना अब भी, और जब एग्जाम देने जाओगे तो उस वक्त याद कर लेना, ठीक है। यह एक इंपॉर्टेंट ठीक टर्म है। ओके, अगर आप इस बार जॉब लेना चाहते हो तो इतना सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे टॉपिक बना के पक्का घर में जाके कर लेना, ठीक। अब बात करें यहाँ पे, मैं एक दो का आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब एक यहाँ होता है WHO, याद कर लीजिएगा, WHO की बात करें तो WHO का जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? जेनेवा में। याद कर लीजिएगा, जेनेवा। क्लियर। जेनेवा में आपको मिल जाएगा WHO का हेडक्वार्टर, ठीक है। अब इसके बाद एक आता है यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ, जो कि ज़्यादा बार मतलब इट मीन्स कह सकते हो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे होते हैं, ऐसा नहीं कि बस मैं यही 2-3 में आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बहुत सारे आपको लिखने पड़ेंगे। आप सर्च करके भी लिख सकते हो या तो कमेंट करो, ज़्यादा बच्चे को जोड़ा, मैं उसके ऊपर भी टॉपिक आपको दे दूंगा, ठीक है। इट मीन्स एक टॉपिक उठाऊंगा हेडक्वार्टर से संबंधित, मैं आपको टोटल क्लास करवा दूंगा, ठीक है। इट मीन्स ऑल टू ऑल हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, जरूरी है। क्लियर। तो चलिए अब इसके बाद बात करें यूनेस्को की, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा यूनेस्को। ओके, यूनेस्को, तो यूनेस्को के अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका पेरिस है, याद कर लीजिएगा, पेरिस है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब तो चलिए अगला प्रश्न, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन 10 दिसंबर, 1 दिसंबर, 10 सितंबर, 1 अक्टूबर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी 1 दिसंबर। याद कर लीजिएगा, अगर विश्व एड्स दिवस की बात करें, इट मीन्स वर्ल्ड एड्स डे, तो वह जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। याद कर लीजिएगा, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से एक और टॉपिक समझ में आता है कि आपको जो है दिवस से संबंधित, ठीक है, दिवस से संबंधित है, आपको याद कर लेना है, ठीक है, चूँकि यह पूछा जाता है आपको। आई थिंक सो लगभग अगर अभी 24 या 23 जो भी क्लास कर रहे हैं, यहाँ तक मैं आपको लगभग मान लीजिए 5 से 10 क्वेश्चन इस टाइप का आपको देखने को मिल गया होगा, ठीक है। इसलिए आप एक काम करें, यह जो है डे से संबंधित, ठीक है, जैसे 1 जनवरी क्या होता है, 2, 3, 4, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट डेज है जनवरी से दिसंबर तक, थोड़ा सा कष्ट तो करना पड़ेगा, ठीक है, बट आपको याद कर ले ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, ताकि 1 नंबर अगर इस तरह से कहीं पर भी क्वेश्चन मान लीजिए पूछा जाए तो आपका 1 नंबर भी ना छूटे। क्लियर। तो अगर आप लोगों में से कोई SSC GD के बच्चे हैं तो हमारे चैनल पे जो है SSC GD का भी क्लासेस मौजूद है, ठीक है, इसलिए आप जाके जरूर देखना, ठीक है। और अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप एक काम करो, रात में 8 बजे आ जाना, ठीक है, रात में 8 बजे जो है आपको क्लास मिल जाएगा, इसलिए आप जरूर से जरूर जुड़ जाना, ठीक है। और बाकी क्लास करवाए हुए आप जाके देख लेना, वह भी ऊपर मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ बात करते हैं उसके बाद यहाँ कि 2 किलोग्राम वाली वस्तु पर लग रहा बल उस वस्तु में 4 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है, तो उस बल का मान है। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 kg प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे सेकंड स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से, क्लियर, इस तरह से, ठीक। अब इन डैट ऑब्जेक्ट देन द वैल्यू ऑफ डैट फोर्स, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दे, फोर्स तो क्लियर है, पूछा जा रहा है, ठीक है। अब फोर्स बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर, ठीक है, बल बराबर इसको बोलते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन कहने का मतलब द्रव्यमान गुना त्वरण। याद कर लीजिएगा, द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बल बराबर क्या हो गया? द्रव्यमान गुना त्वरण, या तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो सिंपल है, फोर्स यहाँ तो बल ही निकालना है, चूंकि बल ही पूछा जा रहा है। तो मास मेरा क्या है? द्रव्यमान की बात करें तो यहाँ 2 है, क्लियर। अब यहाँ पे बात करें
एक्सीलरेशन या तो त्वरण क्या है, 4 है, ठीक है। तो 4 दूनी 8 हो गया। अब न्यूटन में रहा, अगर फोर्स के, बल की अगर एसआई यूनिट की बात करें तो वह क्या होता है, न्यूटन होता है। इसलिए एक चीज़ यहाँ ध्यान दें आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 न्यूटन कहाँ आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए। तो 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर। तो याद कर लीजिएगा कि यहाँ पे जितने भी मैंने बताया कुछ न्यूटन्स की बात करें तो बल का क्या होता है, एसआई यूनिट वगैरह, इन सबको नोट डाउन कर लिया तो याद कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। कभी कभी पूछ लिया जाता है स्पेशल इसी के ऊपर, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक की बात करें, ठीक है। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑप्शन वोल्ट मीटर न्यूटन कुलाम्ब, इट मीन्स न्यूटन बाय कुलाम्ब, यहाँ वोल्ट बाय कुलाम्ब मीटर हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है दोनों, अब इनमें से कोई नहीं। इसका अगर सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर विद्युत क्षेत्र की बात करें, ठीक है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको बोलते हैं, अगर उसकी तीव्रता की अगर मात्रक की बात करें तो यहाँ पे वोल्ट बाय मीटर भी होता है, ठीक है। और यहाँ पे न्यूटन बाय कुलॉम्ब भी हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन बाय कुलॉम्ब, यहाँ पे स्पेलिंग इसका मिस्टेक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे वोल्ट में एस नहीं लगेगा। क्लियर। तो यहाँ पे यह दोनों होता है, आप इस चीज़ को नोट डाउन या तो याद कर लीजिएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, ठीक है। सामान्य ताप पर गैसों का व्यवहार विद्युत के प्रतीक होता है, ठीक है। याद ऑप्शन नहीं। इज द बिहेवियर ऑफ गैसेज एट नॉर्मल टेम्परेचर ए सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन कुचालक, सुचालक, अर्धचालक, यह सभी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ए कुचालक। तो ध्यान दीजिएगा, अगर सामान्य ताप पर गैसों की बात करें तो गैसों का विद्युत के प्रति, ध्यान दीजिएगा, विद्युत के प्रति हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। प्रति, विद्युत के प्रति व्यवहार कैसा रहता है, तो वह कैसा व्यवहार करता है, कुचालक जैसा व्यवहार करता है। इट मीन्स इंसुलेटर जिसको बोलते हैं, इंसुलेटर, ठीक है। अब कुचालक क्या होता है थोड़ा इसको भी समझ लें। अब सुचालक की बात करें तो सुचालक क्या होता है कि जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी या तो बिजली की बात करें वह प्रवाह होती हो, ठीक है। अब कुचालक में क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह नहीं होता है, एक जगह से दूसरी जगह कह सकते हो, मतलब आप उसमें करंट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। करंट पास ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वह मेरा कुचालक होता है, ठीक है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, प्रेरकत्व की इकाई क्या है, द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, ऑप्शन वेबर, गॉस, हेनरी, फैराडे, ठीक है। इसका अगर सही आंसर की बात करें, याद कर लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेनरी, ठीक है। याद कर लीजिएगा, प्रेरकत्व की बात करें या तो इंडक्टेंस की बात करें तो उसका इकाई क्या है, हेनरी। क्लियर। हेनरी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इकाई से संबंधित बात करें, ठीक है, अब कहा जाए इकाई में क्या, एक होता है एसआई, ठीक है। एसआई यूनिट की बात करें उसको याद कर लेना, ठीक है। एमकेएस जो प्रणाली है, ठीक है, इट मीन्स एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, मतलब जितना भी सिस्टम है एक काम करना, सबको याद कर लेना, ठीक है। चूँकि अगर नेवी की बात करें तो नेवी में जो है कभी कदाल क्या किया जाता है कि एसआई के साथ साथ जो है, इट मीन्स एसआई जो होता है यूनिट, और उसके साथ साथ आपका जो है एमकेएस सिस्टम में उसका क्या है, एसआई यूनिट, इट मीन्स यूनिट कह सकते हो, वह भी पूछ लिया जाता है। उसके बात करें कि ऐसे मतलब कह सकते हो सीधा 100 का सीधा, तीनों को याद कर लो, एसआई, ठीक है, और एमकेएस, सीजीएस, तीनों से पूछ लिया जाता है, बस मैं यही कहना चाहूँगा, ठीक है। तैयारी जम के रखो, ओके। तो चुंबकीय आघूर्णन का मात्रक है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज, ऑप्शन वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो याद कर लीजिएगा, अगर चुंबकीय आघूर्णन का मात्रक की बात कर ले, चुंबकीय आघूर्णन का मात्रक तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो एक चीज़ ध्यान दें, यहाँ पे फिर मात्रक आया ना, मात्रक आया, मैंने ऑलरेडी बोला था कि आप इसका तैयारी कर लो, ठीक है। इसलिए इसको भी आप टॉपिक में नोट डाउन कर लो। देखिए पहला काम क्या करना होता है आपको कि मैं जितना क्लासेस करवा रहा हूँ, ठीक है, सभी से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है मैंने उसे उठा के इसमें डाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे अगर बात करें एक एक टॉपिक, तो मैं आपको हर एक टॉपिक के बारे में बताता हूँ, ठीक है, कि किस किस से क्या पूछा जाता है। इसलिए आपको करना क्या है, सिंपली उस सब टॉपिक को नोट कर लेना है, ठीक है। अपने नोटबुक में या जैसे भी आप नोट कर ले, उस सबको नोट कर ले, ठीक है। उस टॉपिक के ऊपर आप पूरा कवर कर ले, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, उस टॉपिक के ऊपर जो है आप पूरा कवर कर ले, ठीक। अब टॉपिक के ऊपर अगर आप कवर कर लेंगे तो इससे है क्या कि उससे क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है, इसका संभावना तो आपको मालूम है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर उस टॉपिक के ऊपर आपका पूरा कवर हो जाएगा तो कन्फर्म है कि अगर एक भी उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कन्फर्म है कि आपका 1 नंबर D2 फिक्स है। तो देखिए मेनली आप इतना पढ़ रहे हैं, बट एक कह सकते हो यार आपको सही रास्ता नहीं पता है कैसे पढ़ना है, ठीक है। नॉर्मली सब जो मैंने बताया ये पढ़ रहे वो पढ़ रहे यार, इससे अच्छा रहेगा आप टॉपिक वाइज, आप एक टॉपिक में जो बताते जाता हूँ, ठीक है, उसको आप कवर करते रहो। इससे क्या होगा, आपका कह सकते हो यार बेसिक रेडी हो रहा है, ठीक है।
अब एक चीज़ बताएं, यहाँ पे 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें मैं हो सकता है जहाँ तक होता है मैं जानकारी आपको एक्स्ट्रा दे देता हूँ, बट एक चीज़ ध्यान दें, अगर हर एक टॉपिक को कवर कर लेंगे, यहाँ अगर एक भी क्वेश्चन उससे मिलेगा आप तुरंत उसको झाड़ दोगे पकड़ के, ठीक है। इसलिए आपको इंपॉर्टेंट है कि आप उस कोई भी टॉपिक को कवर करो, या एक काम करो डेली रूटीन बनाओ, एक टॉपिक को कवर करो। ध्यान देना, डेली रूटीन बनाओ और एक टॉपिक को कवर कर लो कन्फर्म। अगर आज कवर नहीं हुआ तो कल करो, लेकिन एक टॉपिक को रोज़ कवर करना है। इससे क्या होगा, 30 दिन में 30 टॉपिक कवर हो जाएगा। मतलब मानिए उस 30 टॉपिक से संबंधित एक ही प्रश्न आएगा आपका, हुआ कन्फर्म है कि उसमें आपका नंबर गारंटी आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आप टॉपिक को कवर करना सीख लो, नहीं सीखे हो तो क्लियर, ज़रूरी है, तब जाके एग्ज़ाम निकलता है। इतना ईजी नहीं है भैया, ठीक है। तो अगला प्रश्न, एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा है, ठीक है। इसके फिलामेंट का प्रतिरोध है 100 वाट एंड 220 वोल्ट, रिटर्न ऑन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज इट्स फिलामेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सिंपली इसका रेजिस्टेंस क्या है, प्रतिरोध की बात करें, वह आपको निकालना है। तो चलिए जल्दी से निकालिए, ठीक है। इसके ऊपर अभी फुल्ली हम डिस्कस करेंगे, कैसे निकालना है, क्या करना है, वगैरह वगैरह सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिन बच्चों से बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। जिन बच्चों से नहीं बन रहा है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। आप कुछ देर वेट कर ले, मैं पक्का है कि गारंटी से ऐसा समझाऊंगा आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आप बेफिक्र टेंशन रहे, ओके। कुछ देर वेट करना है बस, जितना देर वेट करोगे उतना देर आप एक काम करो, जाके लाइक कर दो, और क्या। हम लोग को अच्छा सा फील होता है यार, ऐसा लगता है यार मेहनत कर रहे कुछ तो फल मिल रहा है, इसलिए जाओ एक लाइक कर दो, क्लियर। चलिए यहाँ पे अब बनाते कैसे है, चलिए बता दे रहे, ज़्यादा देर इसमें लेना नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा, दो फार्मूला है। अभी मेरे पास वाट है, ठीक है। तो पहला चीज़ आपको ये जानना होगा, यह वाट आखिर होता क्या है, ठीक है। और यह वोल्ट है, ठीक है, यह वोल्ट क्या होता है, ये दो चीज़ जानोगे तभी तो आगे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, आप टेंशन फ्री रहो। देखो यहाँ पे, तो अगर पावर की बात करें, पावर इट मीन्स शक्ति, ध्यान दीजिएगा, पावर इट मीन्स शक्ति। तो यह जो है मेरे पास शक्ति है, ध्यान दीजिएगा, इसे मैं पी से लिख दे रहा हूँ। तो पी इट मीन्स शक्ति जो है 100 वाट है, क्लियर। तो शक्ति की अगर ऐसा यूनिट की बात करें वाट, अभी देखिए इसमें बहुत सारे आपके यूनिट्स मैं कवर भी करवा दूंगा, ठीक है। तो अगर शक्ति की बात करें ऐसा यूनिट को क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जूल प्रति सेकंड को भी वाट ही बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, जूल प्रति सेकंड ही मेरा वाट ही होता है, क्लियर। ये हो गया। अब यहाँ पे वोल्ट की बात करें तो वोल्ट मेरा क्या होता है, विभवांतर जिसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, विभवांतर, वोल्टेज, ये सब उसी को कहते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस सब एक ही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे V इसको हम शो करते हैं, ठीक है। V मेरा क्या हो गया, 200 वोल्ट। एक चीज़ ध्यान दें, अब मेरे पास P है, भी है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, तीसरा एक फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, P बराबर भी आई इंटू बी, ठीक है, I इंटू बी। कहने का मतलब P यहाँ पे पावर हो गया, शक्ति हो गया, I से मेरा हो गया करंट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, करंट, इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, ठीक है, विद्युत धारा जिसको बोलते हुआ हो गया। और वोल्ट की बात करें तो यहाँ वही विभवांतर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस या तो वोल्टेज जो बोले, ठीक है। तो यह मेरा हो गया, क्लियर। तो एक चीज़ ध्यान दें, मेरे पास P है, भी है, तो एक चीज़ भैया मैं इससे I निकाल सकता हूँ क्या, जब P है, भी है, तो यहाँ पे P यहाँ पे मेरा 100 हो गया, ठीक है। I गुना वोल्ट मेरा कितना है, 200 हो गया, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दे, 200 नहीं 220 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 220 है, क्लियर। तो यहाँ पे 220 हो गया, ठीक है। अब यह नीचे आ जाएगा, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, I बराबर मेरा क्या हो गया, 100/220 हो गया क्या। अब ज़्यादा इसमें काट छाट नहीं करना, 10/22 हो गया। आई नो कि 10 और 22 भी कटेगा, लेकिन नहीं काटो यार, आगे भी इसके मतलब इट मीन्स कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो आई मिल गया, मतलब विद्युत धारा की बात, इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो वह मिल गया 10/22, ठीक है। तो अब चलिए आगे आपको दूसरा फॉर्मूला लिखवाते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले ले, ध्यान दे, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं आगे बताता हूँ, क्लियर। तो 10/22 मेरा आ गया, आई बराबर, तो देखिए एक चीज़ ध्यान दे, आई बराबर मेरा 10/22 आ गया, ठीक है, 10/22 आ गया, ठीक है। 22 क्या, एम्पियर, ठीक है। याद कर लीजिएगा, विद्युत धारा का अगर मात्रक की बात करें वह मेरा होता है एम्पियर होता है, ध्यान दीजिएगा, एम्पियर, याद कर लीजिएगा, एम्पियर, क्लियर। अब देखिए यह भी मेरा ऐसा यूनिट है, ठीक है, 2-3 ऐसा यूनिट कवर हुआ या नहीं, ठीक है। अब इसके बाद बात करें यहाँ, अब एक वो जो विभवांतर था, ध्यान दीजिएगा, विभवांतर या तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें या वोल्टेज जो बोलिए, ठीक है, उसका अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो वह होता है वोल्ट, याद कर लीजिए क्या होता है, वोल्ट, ठीक है, क्या होता है, वोल्ट, क्लियर। तो चलिए 2-3 कवर हो गया। अब आई मेरे पास मौजूद है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, एक होता है V बराबर आई आर। अब कहोगे ये नया क्या है, तो ऑलरेडी मैंने V के बारे में आपको बता दिया, वही विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह जो है, ठीक है। आई के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया, करंट है। अब R क्या है, R जो होता है रेजिस्टेंस है, ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस या तो प्रतिरोध की बात करते हैं, ठीक है, प्रतिरोध। अब एक चीज़ ध्यान दे, प्रतिरोध ही तो निकालना है भाई। अब एक चीज़ ध्यान दे, आई हम यहाँ निकाले, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा भैया, वह जो P बराबर मतलब आई भी जो था वह उसका इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि हमको आई चाहिए था। अब आई क्यों चाहिए था, तो आई इसलिए चाहिए था जनाब कि यहाँ पे ध्यान दो कि आई
चाहिए हमको और भी चाहिए। भी तो मेरे पास था लेकिन आई नहीं था, इसलिए वह फॉर्मूला लगा के मैंने आई निकाल लिया, तो आई मेरा आ गया। अब इसे ध्यान दे, यहाँ पे मेरा भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे भी मेरा क्या है, 220 वोल्ट है, ठीक है, तो 220 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए आई और भी मेरे को मिल गया, तब हमको क्या चाहिए, आर चाहिए, रेजिस्टेंस प्रतिरोध। तो सिंपली यार आर ही तो निकालना है, ठीक है। तो एक काम करें, यहाँ पे आई का वैल्यू पुट कर दे और भी का वैल्यू पुट कर दे, तो बी मेरा यहाँ 220 हो गया बराबर, ठीक है। आई मेरा कितना 10/22 हो गया। अब गुना यहाँ पे आर हो गया, आर ही तो निकालना है, ठीक है। इसको ऊपर भेज दो, इसको नीचे भेज दो, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करना है, यहाँ पे गुना 2 हो गया बटा यहाँ पे 10 हो गया, यह आर बराबर है, ठीक है। अब सिंपली अगर इससे काटा जाए, ठीक है, तो काटने सॉरी यहाँ पे 10/22 है, ठीक है, यहाँ 22 ध्यान नहीं दिया, ठीक है, यहाँ पे 22 हो गया। तो 22 गुना 22 करोगे तो कितना हो गया, 484, ठीक है। अब 484 मेरा हो गया। अब क्या है 484, ठीक है, ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। तब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर रेजिस्टेंस की बात करें या प्रतिरोध की बात करें, तो प्रतिरोध का अगर ऐसा यूनिट की बात करें वह ओम होता है, ध्यान दीजिएगा ओम। इस तरह से भी OHM करके भी ओम लिखते हैं, ठीक है। और दूसरा ओम का सिंबल ये होता है, ध्यान दीजिएगा, यह जो सिंबल है फिर से मैं कर दे रहा हूँ, यह ओम है, क्लियर, क्या है, ओम है, तो यह ओम का सिंबल है, ठीक है। सिंबल भी आपको देख के रखना है, कभी कदल हो सकता है दे देते, ऐसा ना कि आप कंफ्यूज करें, क्लियर। तो इससे मेरा 484 ओम, इसका मतलब सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, क्लियर, ठीक है। एक क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कह सकते हो आई थिंक सो 7-8 क्वेश्चन कवर हो गया, ठीक है। आप सबको इस कहना क्या है क्या कि नोट डाउन करते रहो, जरूरी है, ओके। तो अगला प्रश्न, स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन 38 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 96.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 36 डिग्री 9 फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आपको पता होगा बहुत ही यार, आई थिंक सो इसमें तो बिल्कुल भी आपको संदेह नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा, बहुत ईजी है। इसका जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लियर। इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 37 डिग्री सेल्सियस तो हो गया, ठीक है। अब कभी कदाल क्या करता है, ठीक है, पूछ लिया जाता है कि भैया फ़ारेनहाइट में इसका जवाब दो, तो ठीक है। तो मैंने एक काम किया, यहाँ तब सेल्सियस बता दिया, फ़ारेनहाइट हाइट क्या होता है तो मैंने नहीं बताया, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 98.6 जो है फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो आपको फ़ारेनहाइट भी याद हो गया, ठीक है। 98.6 ध्यान दीजिएगा, 98.6 जो है वह क्या है, फ़ारेनहाइट है। और यहाँ 37 डिग्री सेल्सियस जो हो गया वह मेरा क्या हो गया, वह भी मेरा सेल्सियस में हो गया। अब इसके बाद एक और होता है, एक केल्विन होता है, क्या होता है, केल्विन, ठीक है। अब केल्विन में पूछा जाएगा तो भैया 310 केल्विन, ठीक है, 310 केल्विन। तो एक चीज़ ध्यान दे, सेल्सियस में 37, फ़ारेनहाइट में 98.6, केल्विन में 310 केल्विन। तो यह तीनों पूछा जाता है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि यार सिर्फ सेल्सियस याद करके काम चला लो, क्या जरूरी उतना दिमाग लगाना, भैया यहाँ पे तीनों पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ओके। इसलिए आप एक काम करो, इसे कवर जरूर से ज़रूर कर लेना, क्लियर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ओके। अब उसके बाद चलिए अगला प्रश्न, ओके। लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार अधिकतम होगा, द वेट ऑफ द पर्सन सिटिंग इन द लिफ्ट विल बी मैक्सिमम। ऑप्शन, जब लिफ्ट स्थिर हो, ऊपर की ओर गतिमान हो, ठीक है, नीचे की ओर गतिमान हो, स्वतंत्र पूर्वक गिरे, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर आप याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, ऊपर की ओर गतिमान हो। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप खुद ही समझिएगा, ठीक है। लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार ज़्यादा ऊपर जब लिफ्ट जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर जब लिफ्ट जाएगा तभी होगा। कहोगे ऐसा क्यों, जो एक्चुअल भार है वो तो है, ठीक है, जब लिफ्ट ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे जो आपका रहता है वो क्या करता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल जिसको बोलते हैं, वह खींचने की चेष्टा जरूर करेगा, कोशिश करेगा, ठीक है। वह नीचे खींच रहा है, आप ऊपर जा रहे हो, तो एक तरह से इससे आप प्रैक्टिकली समझ सकते हो कि हाँ भार बढ़ेगा, ठीक है। यह पहला केस आ गया। अब कहेगा भार किस वक्त कम जैसा महसूस होता है, ठीक है, कम जैसा फील होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब लिफ्ट नीचे आ रहा होता है, ठीक है, क्या होता है, लिफ्ट जब नीचे आ रहा होता है तो इसमें भार कम जैसा लगता है, ठीक है। इससे लिफ्ट से संबंधित 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या होता है कि जब शून्य कब होगा, किसी भी व्यक्ति का भार जब लिफ्ट के अंदर जा रहा है उसका जीरो कब होगा। तो चलिए इसके ऊपर भी एक है, जीरो कब होगा, चूंकि होता क्या है कि जब लिफ्ट का मान लीजिए वायर टूट गया, ध्यान दीजिएगा, लिफ्ट का वायर मान लिया अगर टूट गया, ठीक है, अचानक लिफ्ट वहाँ से टूट जाएगा और वह फ्रीली नीचे गिरने लगेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अगर भार की बात करें व्यक्ति का शून्य हो जाता है, ठीक है। लिफ्ट के अगर क्वेश्चन की बात करें, बस यही 3 तरह का ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आप इस 3 तरह को नोट कर ले, अभी अगर समझ में नहीं आया तो फिर से आप इट मीन्स इस क्वेश्चन को फिर से देख ले, अभी ही याद कर ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न, मायोपिया रोग के निवारण के लिए चश्मे में लेंस का प्रयोग किया जाता है, आर आई ग्लासेस लेंस यूज्ड फॉर, या विच यहाँ पे होगा, ठीक है, विच आई ग्लास लेंस यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ मायोपिया डिजीज। ऑप्शन उत्तल, अवतल, गोल या द्विफोक्सी, ठीक है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, याद कर लीजिएगा, अवतल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर मायोपिया की बात करें तो मायोपिया जो है, ठीक है, मायोपिया
ठीक है, इसको अगर ठीक करना हो, ध्यान दीजिएगा, इसको अगर ठीक करना हो तो अवतल लेंस का प्रयोग करता है। मायोपिया में एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, इसमें क्या होता है, दूर का धुंधला दिखता है, ध्यान दीजिएगा, दूर का हमको धुंधला दिखता है, इसलिए हम अवतल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हाइपरमेट्रोपिया की बात करें, अगर हाइपरमेट्रोपिया रहता, ठीक है, नज़दीक का जिसमें नहीं दिखता, ठीक है, नज़दीक का नहीं दिखता है, तो उसमें क्या उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब एक बात मैं बोलूँ, या तो क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है, मैंने थोड़ा सा बता दिया। अब अगर इसके बारे में आप पूरा जानना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने एसएससी जीडी वाले को बच्चे को भी मैंने क्लियरली A to Z बता दिया, नेवी एमआर वाले को भी बच्चे को भी जो है उसको भी मैंने A to Z बता दिया, ठीक है, फुल्ली मानो एक तरह से आई से रिलेटेड क्वेश्चन आपको 80 से 90% कवर हो जाएगा, मैंने करवा दिया, ठीक है। इसलिए आप एक काम करो, प्रीवियस जो मैंने इससे पहले जो क्लास करवा रखे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो, या तो ऊपर आई बटन पर जाके देख ही लेना, ठीक है। आई से रिलेटेड आपका एक भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, A to Z क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए अगला प्रश्न। 2 8 8 इलेक्ट्रॉन विन्यास वाला तत्व है, द एलिमेंट विथ 288 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज ऑप्शन OFARNE, ठीक है। तो 2 8 8, ठीक है, तो पहला, अब एक काम करोगे यार, 2 8 8 यह क्या मतलब, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन तो है, ठीक है। अब इससे मैं एलिमेंट का कैसे पता करूँ या कौन सा तत्व है, तो भैया यह जो है, अगर बात करें परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर को, उसी को बांटा जाता है, ठीक है। देखिए ध्यान दें, 8 8 16 16 17 18 हो गया, ठीक है, तीनों को जोड़ दिया तो 18 यह हो गया परमाणु क्रमांक, ये परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर सब वही बात है, ठीक है। अब जिन बच्चों को जैसा समझ में आता है आप समझ ले। अब 18 किसका होता है, चलिए यह क्वेश्चन हो गया, 18 होता है मेरा आर्गन का, याद कर लीजिएगा, आर्गन का AR, याद कर लीजिएगा, आर्गन का AR, तो 18 किसका हो गया, आर्गन हो गया, इसलिए मेरा सही आंसर AR है। क्लियर। तो आज का क्लास बस इतना ही। आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके नीचे जो रेड बटन है उसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ठीक है, ताकि इससे जो भी हमारे नए वीडियोज़ है, ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारे नए वीडियोज़ है उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, इसलिए जाके सब्सक्राइब करो अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखना चाहते हो। अब यहाँ जो क्लास खत्म हुआ है, आप जाओ जल्दी से आके दूसरा क्लास ज्वाइन करो, क्लास करने में मजा आएगा, ठीक है। अब उसके साथ एक और मैं बात बता देना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं, ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, ठीक है, आप सिंपली वहाँ क्लिक करें, ठीक है, क्लिक करने के बाद वहाँ ज्वाइन करें, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा, इसलिए वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करें PDF, तो खैर ठीक है, अगर लिंक वर्क ना करे तो, अच्छा मान लेते हैं इन सम केसेस अगर आपका इट मीन्स मेरा जो लिंक दिया हुआ है अगर वो वर्क नहीं कर रहा है, तो सिंपली आप टेलीग्राम पे जाए, ग्रेव स्टडी सर्च करें, लोगो देख ले, बहुत क्यूट सा लोगो है, सिंपली अंदर जाएं, ज्वाइन कर ले, वहाँ PDF मिल जाएगा, ठीक है। आप एक काम करो, सब PDF को ले लो, ठीक है, सबको अपने पास रख लो, सबको प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, सबसे टॉपिक उठा के रख लो। अगर उतना मेहनत नहीं करना चाहते हो तो वीडियो मेरा रेगुलर जो है देखो, सुबह 8 बजे जो है मिल जाएगा आपको। कभी कदाल वैसा होता है, लक बाई चांस कहीं कहीं इंगेज रहते हैं, इसलिए क्लास नहीं हो पाता है, इसलिए डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक काम करें, आप जरूर से क्लास रेगुलर देखें। मैं एक चीज़ ये नहीं कि सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ, तो प्रैक्टिस है ही, साथ ही साथ प्रैक्टिस के अंदर आपको बहुत सारी मैं जानकारी भी दे देता हूँ, ठीक है। अब इसके साथ एक चीज़ आपको फ़ायदा ये भी होता है, मैं टॉपिक ही बता देता हूँ, ठीक है, आप उस टॉपिक को नोट डाउन करते रहे, हर एक टॉपिक को डेली कवर करें, गारंटी देता हूँ नौकरी फिक्स है। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।